मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी में इनके बारे में जो है कि स्पेशली मेंशन किया गया है और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु फाउंडेड कि ब्रह्मो समाज एंड व्हेन। ब्रह्मो समाज आप सबने सुना होगा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ब्रह्म समाज। तो ये ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो पूछ रहा है किसने की थी, और ये भी पूछा है कि कब हुई थी। तो कब हुई थी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना। किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनर के लिए, एग्जामिनर का बहुत ही कह सकते हैं फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए। तो सीटेक वगैरह में या सुपर टेक, केवीएस, इन एनी एग्जाम आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हेन वॉज सती बैन। सती प्रथा, सभी को पता है एक सती प्रथा होती थी जो बहुत ही क्रूअल प्रथा थी, क्रूर प्रथा थी कि भाई जिसमें किसी का अगर हस्बैंड है, पति है, उसकी डेथ हो गई तो उसकी पत्नी को चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। जस्ट इमेजिन, एक उंगली जल जाती है तो कितना दर्द होता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूर प्रथा थी। तो इस प्रथा को बंद कब किया गया ये पूछा है, तो इसका आंसर है इसको बंद किया गया था 1829। 1829 में इसको एकदम बैन कर दिया गया। अब इसके बैन में, इसको बैन करने में, बंद करने में किसका ज़्यादा योगदान रहा है? तो राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जी का ज़्यादा योगदान रहा है। अब ये भी अगर ये पूछे कि इन्होंने कैसे बंद किया, क्या तरीका अपनाया, तो उन्होंने एंशियंट टेक्स्ट को चुना। एंशियंट टेक्स्ट क्या होते हैं? प्राचीन जितनी भी हमारे टेक्स्ट हैं, क्या है प्राचीन टेक्स्ट हैं जितने भी, जैसे एपिक्स हैं। एपिक्स क्या है? महाभारत हो गया, रामायण हो गया, या फिर शास्त्र हो गए, उपनिषद हो गए। तो इन एंशियंट टेक्स्ट को उठाया, वेद हो गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इन एंशियंट टेक्स्ट को उठाया और बताया लोगों को कि इस प्रैक्टिस, इस सती प्रथा के बारे में कोई भी, इसको कहीं भी सैंक्शन नहीं किया गया। किसी भी एंशियंट टेक्स्ट में कहीं भी नहीं कहा गया कि भाई ये सही है, तुम्हें इसे करना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। तो उन्होंने हमारे एंशियंट टेक्स्ट का सहारा लिया। उन्होंने किसका सहारा लिया? एंशियंट टेक्स्ट का सहारा लिया और लोगों को बताया कि भाई ये जो कर रहे हैं आप गलत है। ऐसा कहीं हमारे प्राचीन ग्रंथों में नहीं कहा गया है। तो अपनी राइटिंग्स के थ्रू उन्होंने लोगों को इस बात तक पहुंचाया, ठीक है ना। इसके अलावा जो है कि हमारे समाज में राजा राम मोहन राय के बाद और भी जितने लोग थे तो उन्होंने भी राजा राम मोहन राय के इस तरीके को अपनाया कि भाई हम लोगों को एंशियंट टेक्स्ट के बारे में बता करके, उनकी बातों को निकाल करके लोगों को जागृत करेंगे कि हमारी टेक्स्ट में ऐसी कोई बात कही नहीं गई है और आप ऐसी प्रथाओं को लागू करना बंद करें, है ना। जैसे कि विडो रीमैरिज हो गया, ये तो सती प्रथा थी। इसके अलावा विडो रीमैरिज, तो विडो रीमैरिज के लिए भी जो है कि ऐसे ही लोगों को कन्विंस किया गया था कि हमारे ग्रंथों में ऐसी बात नहीं कही गई है, तो आप समझें और इन चीज़ों को बंद करें। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में तो नहीं मेंशन था लेकिन मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है तो मैंने मेंशन किया कि अगर मैं कहूँ कि इंडिया में पहली बार, मतलब इंडिया में किसी मतलब कोई कह सकते हैं बाहरी लोगों ने सती को बैन किया, तो वो पहली बार बैन कब हुआ सती? तो वो कब हुआ और किसने किया था? तो वो किया था पोर्टुगीज़ ने, पुर्तगालियों ने किया था, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने ये सती को बैन किया था। उस समय कौन था वहाँ का? कह सकते हैं जो पुर्तगाल से भेजा गया गवर्नर जनरल वगैरह जो भी था, गवर्नर कह सकते हैं, तो वो अल्फांसो डे, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हुई है, अल्फांसो डी एल्ब्यूक्वेर्क्यू थोड़ा सा नाम अजीब है, प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, नाम नहीं अजीब है, मेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता बिकॉज ये यूरोपियन नेम्स हैं। तो इतना याद रखना है भाई कि पोर्टुगीज़ थे, पुर्तगाली थे जिन्होंने इस सती प्रथा को बैन किया था इंडिया में सबसे पहले। आगे देखते हैं, व्हेन वाज द लॉ परमिटिंग विडो रिमैरिज पास्ड। मतलब कि विडो रिमैरिज, जो विधवा विवाह हो सके उसको लीगल करने के लिए कौन सा लॉ परमिट किया गया, कौन सा लॉ मतलब बनाया गया? जस्ट अ मिनट। तो लॉ, व्हेन वाज द लॉ परमिटिंग विडो रिमैरिज पास्ड। विडो रिमैरिज को जो है कि जो वैलिड करता है, लीगल बताता है, तो ये लॉ कब पास हुआ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था, सॉरी थोड़ा हो गया। 1854 में हुआ, 1852 में, 56 में, 51 में। तो देखो, जैसे कि पहले सती प्रथा बैन हुई, सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने भाई एंशियंट टेक्स्ट दिखा करके कि हाँ उसमें ऐसी चीज़ें नहीं है, उन चीज़ों को बैन किया। अब उसके बाद जो है कि और भी समाज में कुप्रथाएं थी,
उसी एक प्रथा में ये था कि जो विधवा हो जाती थी, जैसे पहले क्या होता था कि बच्चों की शादी हो जाती थी, है ना, बच्चों की शादी, जैसे कि 10 साल में 11 साल में लड़कियों की शादी हो गई। अब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, मान लो 25 साल की थी वो या 30 ईयर्स की थी, तो क्या ही एज होती है। लेकिन उस समय समाज में था कि विडो रिमैरिज नहीं होती थी, विधवा का विवाह वापस से नहीं हो सकता था। तो ये गलत बात है ना, कि पूरा जीवन इंसान कैसे बिताएगा, है ना। तो क्योंकि गलत इसलिए क्योंकि शादियां बहुत जल्दी एज में हो जाती थी पहले। तो वही कह रहे हैं कि इस विडो रिमैरिज को बढ़ावा देने के लिए, इसको लीगल करने के लिए एक लॉ आया। तो वो कब पास हुआ, तो वो पास हुआ था 1856 में हुआ था। कब पास हुआ था, 1856 में पास हुआ था। और इसको इसको मतलब कि बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन जो मेन योगदान था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। और इन्होंने भी क्या तरीका अपनाया, वही एंशियंट टेक्स्ट, जैसे राजा राम मोहन राय जी ने अपनाया था जब वो सती प्रथा बैन कराई थी। तो एंशियंट टेक्स्ट का सहारा लिया, लोगों को बताया कि भाई हमारे एंशियंट टेक्स्ट में ऐसी कोई बात नहीं है कि विडो रिमैरिज नहीं हो सकती, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो आप इस चीज़ को प्लीज़ सपोर्ट करें, है ना, विमेन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह उन्होंने इस चीज़ को बैन कराया। और कौन कौन लोग इसमें सपोर्ट में थे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज द मेन पर्सन जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को लीड किया। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी इनका सपोर्ट इन्होंने पूरा किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जो कि आर्य समाज के स्थापना की थी उन्होंने। और इसके अलावा वीरसलिंगम पंटुल्लू जी ने भी इनका सपोर्ट किया था। और ये किधर के थे, ये साउथ के थे, मद्रास वगैरह के तरफ के थे, ठीक है ना, तेलुगु स्पीकिंग एरिया के तरफ के थे। तो इस तरह ये चीज़ हुई। तो विडो रिमैरिज कब पास हुआ, 1856 में। कब, 1856 में। तो सती प्रथा हमने पढ़ा था, अभी हमने सती प्रथा पढ़ा था। सती बैन हुई 29 में, सती बैन हुई 29 में, और इसके बाद ये बैन हुआ 56 में। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हु फाउंडेड प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय अलीगढ़ में किसने खोले, कहाँ, मतलब जो प्लेस है ना उसको ढंग से पढ़ना, वरना आंसर गलत हो जाएंगे। तो अलीगढ़ में किसने खोले थे, ऑप्शंस हैं रुकैया शेखावत हुसैन, बेगम्स ऑफ भोपाल, पंडिता रमाबाई, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो इस क्वेश्चन को एकदम याद कर लें। अलीगढ़ में जो लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खोले थे वो बेगम्स ऑफ भोपाल ने खोले थे, भोपाल की बेगम्स, ठीक है ना, तो बेगम्स ऑफ भोपाल ने खोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु स्टार्टेड स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कैलकाटा। मैंने कहा था ना, स्थान जगह ज़रूर देखिएगा वरना आपके ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो अलीगढ़ में खोले बेगम्स ऑफ भोपाल ने। पटना और कैलकाटा में किसने खोले थे, तो पटना और कैलकाटा में खोले थे रुकैया शेखावत हुसैन ने। किसने खोले थे, रुकैया शेखावत हुसैन ने, ठीक है ना। ये किसके लिए खोले गए थे, मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्पेशली खोले गए थे। पटना और कैलकाटा में रुकैया शेखावत हुसैन ने खोले थे। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन वाज चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट पास, कि भैया बाल विवाह नहीं हो सकता, तो इस एक्ट को कब पास किया गया, ठीक है ना। अभी सती प्रथा बैन हुई, उसके बाद क्या बैन हुआ, उसके बाद क्या बैन नहीं हुआ, विडो रीमैरिज एक्ट को जो है कि लाया गया कि विडो की, विधवाओं की पुनर्विवाह हो सके। अभी बात आ रही है कि चाइल्ड, बच्चों की जो शादियां हो जाती थी कम उम्र में, वो ना हो उसके लिए एक एक्ट लाया गया। तो वो कब लाया गया, तो 1929 में लाया गया। कब लाया, 1929 में लाया गया। और इस एक्ट की एक स्टार पॉइंट खास बात यह है कि इस एक्ट को किसी भी तरह के बिटर डिबेट्स, किसी भी तरह की कड़वी डिबेट्स और स्ट्रगल के बिना ही पास हो गया था। मतलब जब कोई एक्ट पास होता है तो बहुत सारी बहस होती है ना, ये सही है, ये नहीं सही है, पास होना चाहिए, नहीं पास होना चाहिए, कोई सपोर्ट में होता है, कोई उनका विपक्ष में होता है। लेकिन इस एक्ट के भाई सब सपोर्ट में थे कि भाई ये गलत है, ये चाइल्ड बच्चों की शादियाँ कर देना गलत है। सो एवरीबडी वॉज सपोर्टिंग दिस एक्ट। तो इसमें ये पूछता है कि ये एक्ट जो है कि मतलब ऐसे कहते हैं कि 1929 में, ऑप्शन में कहेगा 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट बहुत ही विवादों और स्ट्रगल के बाद पास हुआ। तो भाई सीधे सीधे काट दो, नहीं कोई विवाद नहीं था, कोई स्ट्रगल नहीं था, सबकी सहमति से ये हो गया था, ईजिली हो गया था, ठीक है ना। तो ये स्टार पॉइंट था, एग्जाम में ऐसे पूछा था सीटेट में, तो दैट्स व्हाई आई मेंशनिंग दिस पॉइंट। सो 1929 में ये पास हुआ, ठीक है ना। और जब पास हुआ था ये एक्ट तब कहा गया था फॉर मेन, मेन नहीं बोलेंगे, बॉयज़ ही बोलेंगे। बॉयज़ की जो एज थी वो क्या बताई गई कि लड़के 18 साल
के से कम नहीं होने चाहिए और गर्ल्स 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए, तभी उनकी शादी हो सकती है। बाद में इस एज को रिवाइज करके गर्ल्स की 18 कर दी गई थी और बॉयज़ की या मेन की क्या कर दी गई थी 21 कर दी गई थी। ठीक है ना। तो एक आई गेस आपने सॉन्ग सुना होगा, मैं 16 बरस की तू 18 बरस का, तो वहीं से याद कर लो कि 16 और 18 बरस थी पहले एज, फिर रिवाइज की एज है जो अभी चल रही है और अभी भी इस पर बहुत सारी विवाद हो रहे हैं, शायद आपको पता हो। ये गर्ल्स के लिए जो एज है ना वो रिवाइज होने वाली है शादी की। एंड दिस मस्ट बी यार, 18 बहुत कम होती है, कोई करियर ही नहीं बना पाता तब तक। आगे चलते हैं। हु फाउंडेड विडोज होम एक्ट पूना? पूना में विडोज होम मतलब विधवाओं के लिए घर नहीं कह सकते, लाइक एक मतलब जहाँ पे सारी विधवाएं वगैरह रहती होंगी, तो उस तरह के विडो होम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी, मैं आपको बता दूं, पंडिता रमाबाई जी ने की थी। किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने की थी। ठीक है। जैसे कि क्यों की थी कि भाई अब विधवा हो गई हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, उनको घर में कोई नहीं रख रहा है, तो उन्होंने जो है कि इसलिए वहाँ पे विडो होम की स्थापना की कि वहाँ पे जितनी औरतें हैं वो आएँ, रहें, कोई काम सीखें और जो है कि उस तरह अपनी अर्निंग करें। ठीक है ना। तो सॉरी हाँ तुम लोग क्या हो गया। पंडिता रमाबाई स्कॉलर थी संस्कृत की, मतलब ये संस्कृत बहुत अच्छा जानती थी, संस्कृत की कह सकते ज्ञानी थी, है ना, स्कॉलर थी। और इन्होंने विधवाओं के लिए जो है कि विधवा गृह स्थापित किए थे। ठीक है। यहाँ पे औरतों को ट्रेन वगैरह किया जाता था जिससे कि वो खुद को आर्थिक रूप से सहायता कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया। क्या ऑप्शन था इसका? ऑप्शन नंबर सी, पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट देखते हैं। हु पब्लिश्ड द बुक स्त्री पुरुष तुलना? स्त्री पुरुष तुलना मतलब कि कंपैरिजन बिटवीन मेन एंड वेमेन, ये जो है कि बुक किसने लिखी? तो ताराबाई शिंदे, रुकैया शेखावत हुसैन, बेगम सौफ भोपाल, पंडिता रमाबाई। किसने लिखी? जल्दी बताइए। हम ऑप्शन से रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा। तो पंडिता रमाबाई ने क्या किया था? इन्होंने विडोज होम खोले थे। क्या किया था? विडोज होम खोले थे। उसके बाद बेगम्स ऑफ भोपाल ने प्राइमरी स्कूल्स खोले थे। कहाँ खोले थे? अलीगढ़ में खोले थे। ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स खोले थे। रुकैया शेखावत हुसैन, इन्होंने पटना में खोले थे स्कूल्स मुस्लिम गर्ल्स के लिए, पटना और कैलकाटा में खोले थे। तो स्त्री पुरुष तुलना किसने की थी पब्लिश? एक ही ऑप्शन बचता हमारा, ताराबाई शिंदे। किसने की थी? ताराबाई शिंदे ने की थी। ठीक है ना। ये पूना से थी और ये घर पे ही ये पढ़ाई की थी इन्होंने। ठीक है। और उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था सोशल डिफरेंसेस जो होते हैं ना मेन एंड वुमेन के बीच में, आज भी होते हैं। लोगों को लगता है नहीं 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 आज तो बड़े सब लिबरल हो गए हैं, सब चीज़ें इक्वल हैं, सब चीज़ें सही हैं, सब चीज़ें नहीं सही हैं। आज भी कहीं ना कहीं वो है मानसिकता, और कई चीज़ें सही होने में ना दशकों लगते हैं, तो चुटकियों में नहीं सही होती है ना। जैसे आज़ादी मिलते मिलते 200 साल लग गए, वैसे ये चीज़ें सही होते होते भी कई दशक लगेंगे। ठीक है ना। और खैर इन सब बातों पे हमें डिस्कशन नहीं करना है। क्वेश्चन देखते हैं। द सतनामी मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं लेकिन ये एग्जाम्स में पूछ लेते हैं फिर। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया, तो यहाँ से दो एक क्वेश्चन से ये क्वेश्चन पहले हमको आ गया कि सतनामी मूवमेंट कहाँ शुरू किया गया था? सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में? तो सतनामी मूवमेंट शुरू किया गया था सेंट्रल इंडिया में, बीच में वो मध्य प्रदेश एंड ये वाले भाग में। तो ये किसने शुरू किया? ठीक है ना। ये मूवमेंट के शुरुआत किसने की? श्री नारायण गुरु, ज्योतिराव फुले, घसीदास, हरिदास ठाकुर। तो ये जो सतनामी मूवमेंट था ना, ये शुरू किया था ऑप्शन सी, घसीदास ने शुरू किया था। ये क्या करते थे? ये लेदर वर्कर्स, लेदर वर्कर्स के बीच काम करते थे और इन्होंने जो है कि अपने लोगों के सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए ये मूवमेंट शुरू किया। जैसे कि कुछ एनसीईआरटीज़ में कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो नॉन ब्राह्मणिकल लोगों ने शुरू किए, मतलब जो ब्राह्मण नहीं थे, उन्होंने अपना सोशल स्टेटस वगैरह बढ़ाने के लिए मूवमेंट शुरू किया। तो उन्हीं में से एक ये मूवमेंट है सतनामी मूवमेंट, जो सेंट्रल इंडिया में शुरू होता है और घसीदास इसको शुरू करते हैं जो कि लेदर वर्कर थे। लेदर वर्कर्स के बीच काम करते थे और अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए, न अपने लोगों का, है ना, अपनी कम्युनिटी का सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए ये मूवमेंट शुरू हुआ था।
लास्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट स्लाइड, हु रोट गुलामगिरी। गुलामगिरी क्या है, एक बुक है, पूछा है किसने लिखी हो। ये बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछ लिया ही जाता है। हरिदास ठाकुर ने, ज्योतिराव फुले ने, पंडिता रमाबाई ने, श्री नारायण गुरु ने। किसने लिखी थी? तो पंडिता रमाबाई के बारे में हम पढ़ चुके हैं भाई कि इन्होंने पुणे में स्थापित किया था विडो होम, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिराव फुले ने। ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी लिखी। गुलामगिरी मतलब समझ आ रहा है कुछ? गुलाम मतलब क्या होता है? स्लेव्स, जो गुलाम होते हैं, दास भी जिनको बोलते हैं। तो ये बुक इन्होंने क्यों लिखी थी? एक्चुअली जब ये बुक इन्होंने लिखी उससे 10 साल पहले अमेरिका में क्या हुआ था? अमेरिका में हुई थी सिविल वॉर। क्या हुई थी अमेरिका में? सिविल वॉर। और वो किस लिए हुई थी? जो ब्लैक स्लेव्स होते थे, तो ब्लैक स्लेव्स की आज़ादी के लिए, ब्लैक स्लेव्स की फ्रीडम के लिए ये जो है कि सिविल वॉर हुई थी। और इसमें क्या हुआ था? इन स्लेव्स को फ्रीडम मिल गई थी, इन स्लेव्स को फ्रीडम मिल गई थी, यानी कि अमेरिकन्स ने इस गुलामी से, इस स्लेवरी से आज़ादी पाने के लिए सिविल वॉर की थी, ठीक है ना। तो ज्योतिराव फुले ने क्या किया था? उन्हीं अमेरिकन्स को जिन्होंने ये आज़ादी के लिए स्लेव्स की ये लड़ाई लड़ी, ये सिविल वॉर लड़ी, उन्हीं को डेडिकेट किया था, उन्हीं अमेरिकन्स को डेडिकेट करते हुए किताब लिखी थी। और सिर्फ इसलिए नहीं लिखी, हमारे इंडिया और अमेरिका का उन्होंने इससे कंपैरिजन किया। इंडिया में जो शेड्यूल कास्ट होते हैं ना, ST SC वाले लोगों को कंपेयर किया था अमेरिका के ब्लैक स्लेव्स से, और उन्हीं से कंपेयर किया था कि जैसे अमेरिका में ब्लैक स्लेव्स थे जो जिनको नीचा समझा जाता था, जिनको हर जगह उठना बैठना अलाउ नहीं था, लोग उनके साथ ये सब करना नहीं पसंद करते थे। लोगों को लगता है हमारे इंडिया में ऐसा होता है, नहीं, अमेरिका में भी ये बहुत 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 ज़्यादा था। और अभी भी ये चीज़ें ट्रंप के समय में आपको पता ही होगा, चीज़ें वापस से बहुत ज़्यादा आग पकड़ दी थी। तो अमेरिका में जैसे ब्लैक स्लेव्स के साथ होता था, वैसे इंडिया में SC ST के साथ होता था, है ना, शेड्यूल कास्ट वालों के साथ होता था। तो इन्हीं दोनों कम्युनिटीज़ का उन्होंने कंपैरिजन किया था और कहा था कि जैसे भाई मतलब उनका यही होगा कि लाइक जैसे इन्होंने अपनी आज़ादी के लिए लड़ा, तो हम इंडिया में भी लोगों को अपनी आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। तो ऐसे ही उन लोगों को डेडिकेट करते हुए बुक लिखी थी। अब मैंने पढ़ी तो है नहीं, तो मुझे बताओ, है ना, तो जितना पता था उतना बता दी। सो दिस वॉज द लास्ट स्लाइड। मेरा ये है कि अभी जितने वीडियोज़ आएंगे सब में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे, विथ एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होंगी, बोरिंग नहीं होंगी। NCERT के क्वेश्चन होंगे, एकदम NCERT का होगा, प्लस प्रीवियस ईयर होंगे, और 10 क्वेश्चन होंगे विद एक्सप्लेनेशन। सो अगर आपको ये एफर्ट अच्छी लग रही हो, ये NCERT से जो मैं निकाल के खजाने ला रही हूँ, अगर आपको लग रहा हो कि एफर्ट मारी है मैंने थोड़ी, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। प्लीज़ शेयर यार, व्यूज़ नहीं आ रहे, बट आई डोंट केयर, टीचिंग इज़ माई पैशन एंड आई रियली इन्जॉय इट। अगर एक भी व्यू नहीं आएगा ना, तब भी मैं वीडियो डालती रहूँगी। बाय द वे, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर। जय हिंद।